वेलकम बैक गाइस। हमने स्टार्ट किया था फिफ्थ टॉपिक इंडियन इकोनॉमी। उसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर देख लिया था। प्राइमरी सेक्टर था हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर और सेकेंडरी में हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। होप आपने ये एक बार दो बार पढ़ा होगा। सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करने से कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ये आपने पढ़ा होगा ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ते हो तो ही आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होंगे। और साथ ही साथ ये सब जो मैंने लिखा है ये आपने भी कहीं ना कहीं जॉट डाउन किया है, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे सर्विस सेक्टर, जो कि हमारा टर्शियरी में आता है हमारा सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो द सर्विस सेक्टर इज़ अ की ड्राइवर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑफ द इंडियाज़ इकोनॉमी। निक्केई इंडिया सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स स्टूड एट 53.8 इन मई 2019। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कंट्री की इकोनॉमी में सर्विस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर्विस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इतना ही नहीं, फैक्ट्स ये भी बोलते हैं जैसे कि चाइना किस चीज़ के लिए जाना जाता है? मेड इन चाइना। हम हर जगह क्या पाते हैं? मेड इन चाइना। तो मेड इन चाइना क्यों है? चाइना में मैन्युफैक्चरिंग, चाइना इज़ नोन फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। इन द सेम वे इंडिया इज़ नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस सेक्टर का हब है इंडिया। मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब वेस्टर्न जो कंपनीज है उनके बैक ऑफिसेस कहाँ पे है? इंडिया में। डेटा प्रोसेसिंग कहाँ होती है? इंडिया में। तो इंडिया क्या है? एक इंडिया सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा हब है। इंडिया से हम बहुत सारी कंट्रीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसा क्यों? सही बोला आपने, इंडिया की पॉपुलेशन सर। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, तो पॉपुलेशन बहुत है तो हम लोग सर्विस काफ़ी दे सकते हैं। सेकेंडली चीप, हम बहुत कम रेट पे काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। हम रुपयों में काम करते हैं और वहाँ पे डॉलर्स में काम होता है। तो वेस्टर्न कंपनीज क्या करती हैं? वहाँ पे डॉलर में सैलरी देने के बजाय इंडिया में रुपीज़ में सैलरी देती है। तो अपने को तो लगता है कि यार पैसा बहुत आ रहा है। जो वेस्टर्न कंपनीज़ के लिए काम करता है या जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए काम करता है, उन एम्प्लॉयज़ को लगता है कि यार पैसा बहुत है, सैलरी अच्छी है, और मतलब विन विन सिचुएशन हो जाता है। इंडिया अगर नॉर्मल इंडिया में अगर वो इंडियन कंपनी में काम कर रहा है तो सैलरी मान लो उसकी 1 लाख है। वेस्टर्न कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी है मान लो 1.5 लाख पर मंथ। ठीक है, तो इंडियन सोनू को क्या लग रहा है? यार अच्छा पैसा मिल रहा है, 1.5 लाख पर महीना, तो सोनू के लिए ये विन वाला सिचुएशन हो गया। सिमिलरली जो कंपनी अगर डॉलर्स में, वहाँ पे जैसे कि एग्जांपल है यूएस में किसी एम्प्लॉय को डॉलर में पे करती थी तो बहुत पैसा देना पड़ता था, और वही वो रुपीज़ में दे रही है 1,50,000, तो उसके हिसाब से तो ये सेविंग है। मान लो डॉलर्स में मान लो उसे 2 लाख रुपीज़ देना, और यहाँ इंडियन ओरिजिन के इंसान को से काम करा रहा है तो 1,50,000 में हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसका भी विन विन सिचुएशन है। तो ऐसे केस में दोनों। सेकेंडली इंडियन पीपल बहुत टैलेंटेड रहते हैं, तो वो उनका ब्रेन बहुत सही है, तो वो लोग अच्छा काम करते हैं। जैसे कि नासा में ऐसा कहते हैं 35% इंडियन ओरिजिन के हैं। तो जाहिर सी बात है इंडियन नॉलेजेबल होते हैं, यही बात हो गई। ठीक है, तो थ्योरेटिकल है, पूरा आपको पढ़ना है। स्ट्रॉन्ग ओवरसीज डिमांड मतलब विदेशी कंपनियों में इंडियन सर्विसेज की बहुत डिमांड है। न्यू एक्सपोर्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हेल्प्स टू बूस्ट टोटल सेल इन द कंट्री। सर्विस एक्सपोर्ट्स आर अ की ड्राइवर ऑफ इंडियाज ग्रोथ एंड इंडिया रैंक्ड एज द 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। हाईलाइट करना है, इस पे एमसीक्यू बनते हैं। 8th लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ कमर्शियल सर्विसेज इन द वर्ल्ड इन 2017। 8th लार्जेस्ट, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इंडिया इज करंटली द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट एंड द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। देखो हर लाइन में एमसीक्यू बन रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट किस चीज़ में? टेलीकम्युनिकेशन में। सेकेंड हाईएस्ट नंबर किस में? इंटरनेट यूजर्स में। ठीक है,
मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, SEIS is aimed at promoting export of services from India by providing duty free credit for eligible export। देखो ये क्या बोलता है, जैसे कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, जैसे कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जिसे कि हम कहते हैं कस्टम्स ड्यूटी, है ना, कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। उसी तरह एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगती है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट हो, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी एज़ कम्पेयर टू इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी कम होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा सर्विसेज बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो हमने क्या लाया उसके लिए, ड्यूटी स्क्रिप क्रेडिट फॉर एलिजिबल एक्सपोर्ट। तो हमने कुछ एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में कुछ सर्विसेज हमने लिखी है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रफ एग्जांपल है, कंपनी सेक्रेटरी की सर्विसेज, अगर ये उस लिस्ट में है तो अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमने मान लो 1 लाख की सी सर्विसेज एक्सपोर्ट की, उस पर एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ 10% यानी 10,000 का एक्सपोर्ट ड्यूटी है, तो हम एक बार का 10,000 का एक्सपोर्ट ड्यूटी भर देंगे और इसका हमें क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा बाद में, इसका हमें क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। तो इससे क्या हो गया, हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या हो गया, सेव हो गया। अब टैक्सेस कम लग रहा है तो हम वो बिज़नेस ज़्यादा करेंगे, हम सर्विसेज और एक्सपोर्ट करेंगे, है ना। तो प्रमोट हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, प्रमोट ऑफ एक्सपोर्ट सर्विसेज। अंडर दिस स्कीम अ रिवॉर्ड ऑफ 3 to 5% ऑफ नेट फॉरेन एक्सचेंज एंड इज़ गिवन फॉर मोड 1 एंड मोड 2 सर्विसेज। कुछ सर्विसेज मतलब सर्विसेज को इन्होंने क्लासीफाई किया है मोड 1 और मोड 2 में। तो अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज से और वहाँ से हमें $10 लाख का हो रहा है, तो उसमें हमें कुछ इंसेंटिव मिलता है, इसका 3 to 5% हमें और पैसा मिल जाता है। इन द मिड टर्म रिव्यू FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, SEIS इंसेंटिव्स टू नोटिफाइड सर्विसेज व इंक्रीज्ड बाय 2%। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, इसके 3 मिशंस थे, कनेक्ट इंडिया, क्रिएटिंग रोबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लग रहा है ना आपको, जैसे कि अब जियो आ गया, जियो आने की वजह से सारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने अपने अपने पैक्स काफ़ी सस्ते कर दिए हर किसी के। हमारे ज़माने में आज से 5 साल 7 साल पहले 1 GB इंटरनेट हुआ करता था 1 महीने का, और आज क्या है 2 GB पर डे मिलता है आपको। जितने रेट में हम 1 GB, हमारे को समझ लो 300 रुपीज़ में 1 GB मिलता था 1 मंथ के लिए, आज आपको 300 में 2 GB पर डे, मतलब 60 GB डेटा मिल जाता है। तो क्या किया इन्होंने, कनेक्ट इंडिया, कनेक्टिविटी पॉसिबल हो गई। आज देखो लॉकडाउन है फिर भी हम क्लासेस ले रहे हैं, ये क्यों पॉसिबल हुआ, कनेक्ट इंडिया, डिजिटल कम्युनिकेशन की वजह से। प्रोपेल इंडिया, enabling next generation technologies and services through investment, innovation and IPR generation। मतलब टेक्नोलॉजी बूस्ट करने को देख रहे हैं हम, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योर इंडिया, ensuring sovereignty, safety, security of digital communication। ये आप EIS टॉपिक, EIS सब्जेक्ट में पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव या फाइनल में। तो क्या होता है, जैसे कि अब हमारे घर में अगर 1 लाख रुपीज़ कैश रखी है तो उस पर क्या थ्रेट है, थेफ्ट, चोर आके ले जा सकता है। हमारे बैंक अकाउंट में अगर 1 लाख रुपीज़ कैश रखी है तो उसमें क्या थेफ्ट है, साइबर अटैक हो सकता है ना, साइबर अटैक, कोई ऑनलाइन हमारे अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकता है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या लगेगा, हमें डिजिटल सिक्योरिटी लगेंगी। क्या लगेंगे, डिजिटल सिक्योरिटी। हमारा सारा डेटा ऑनलाइन सर्वर पे सेव्ड है, तो उसकी क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए। इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए मतलब कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस ना कर सके, एक्सेस करके उसका डेटा चेंज ना कर सके, है ना। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा, सिक्योर इंडिया पॉलिसी से। नेक्स्ट है नेशनल टूरिज्म पॉलिसी। टूरिज्म भी एक सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो वुड एनकरेज द सिटीजन ऑफ इंडिया टू एक्सप्लोर देयर ओन कंट्री एज वेल एज पोजिशन द कंट्री एज अ मस्ट सी डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल ट्रैवलर्स। ये क्या है, मोस्टली जो टूरिज्म प्लेसेस है ना उसे
और ब्यूटिफिकेशन का काम हो गया, या टूरिज़्म को प्रमोट करने की पॉलिसी है ये नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, द यूनियन कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 विच विल प्रोवाइड द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ coverage and delivering quality health care services to all at an affordable cost. National Education Policy, the new 2016 National Education Policy considers education as an utmost important parameters in the country, majorly focuses on quality of education as well as innovations and research in the sector. पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। फ्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, अभी तो एक हफ्ता पहले नया एजुकेशन पॉलिसी आया है जिसके ज़रिए फ्री एजुकेशन 14 ईयर्स से बढ़ा के 18 ईयर्स तक कर दिया है। अभी तक फ्री एजुकेशन कहाँ तक के था, 14 ईयर्स तक के था, लेकिन अब वो एज बढ़ा के 18 ईयर्स तक के फ्री एजुकेशन कर दिया इन्होंने। ओके, FDI पॉलिसी, 100% FDI is allowed under automatic route in scheduled air transport services, regional air transport services and domestic scheduled passenger airlines। तो एयरलाइंस जो होती है वो 100% फॉरेन कंपनी भी हो सकती है ना, 100% फॉरेन कंपनी भी एयरप्लेन्स इंडिया में दौड़ा सकती है, ठीक है। अप्रूवल ऑफ 100% FDI इन एविएशन फॉर फॉरेन कैरियर्स, 100% FDI इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सब्जेक्ट टू अप्लीकेबल रेगुलेशंस। मतलब टूरिज्म, अब कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में टूरिज्म का बिजनेस कर सकती है, इसी के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह भी रन कर सकती है। हॉस्पिटैलिटी मतलब केयर टेकर जो होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो FDI 100% अलाउ हो गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड 100% FDI इन एजुकेशन सेक्टर, जैसे कि अनअकैडमी, ये क्या है, इंडियन कंपनी है क्या, नहीं बाहर की कंपनी है, लेकिन वो कैसे पॉसिबल हुआ, 100% FDI के ज़रिए, 100% FDI के ज़रिए। फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर 100% FDI इज़ अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। FDI cap in the telecom sector has been increased to 100% from 74%। अभी तक क्या था कि सिर्फ 74% तक के ही टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में बाहर का पैसा हो सकता था, लेकिन अब क्या है 100% पैसा बाहर की कंपनी का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, हमारी सर्विस इंडस्ट्री को बूस्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट हैज़ अलाउड 100% FDI इन द रेलवे सेक्टर फॉर अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। रेलवे सेक्टर्स के बहुत प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि रेलवे रन करना, रेलवे की कैटरिंग हो गया, या लेइंग ऑफ रेलवे लाइंस हो गया, या फिर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया, या फिर जो रेलवे क्रॉसिंग होती है वो क्रॉसिंग का टेंडर निकलता है। तो ऐसे अलग अलग काम होते हैं। FDI limit for insurance company has been raised from 26 to 49% and 100% for insurance intermediaries। इंटरमीडियरीज मतलब कौन, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, कॉर्पोरेट एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, ये सारे लोग, ठीक है। अब देखेंगे एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, The agricultural development policies during 5-year plans are as under। अच्छा, एक बात आपको पता है क्या कि हमारे 5-year plans हुआ करते हैं इंडिया में। 5 years प्लान, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई को मान लो 6 months टाइम है, तो हम क्या जो टाइम टेबल बनाते हैं पूरे 6 महीने का बना लेते हैं क्या, नहीं, हम टाइम टेबल बनाते हैं 15 days का, फिर देखते हैं 15 डेज़ में कितना कवर हुआ, फिर उस हिसाब से आगे के 15 डेज़ का टाइम टेबल बनाते हैं, है ना। ऐसा हम थोड़े थोड़े समय का टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह हमारी जो डेवलपमेंट पॉलिसी होती है वो 5 ईयर्स की बनती है, ठीक है। हम पहले 5 ईयर्स का बनाते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं कि हमने कितना अचीव किया, अगर अच्छा अचीव हो गया तो और 5 ईयर्स का बनाएंगे। तो ऐसा, इसे क्या बोलते हैं, 5 ईयर्स डेवलपमेंट प्लान। तो 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान्स में हर एक बात लिखी होती थी, एग्रीकल्चर की, सर्विस की, मैन्युफैक्चरिंग की, टूरिज़्म की, हर डोमेन के बारे में बात की जाती है। तो अभी हम कौन से डोमेन के बारे में बात करेंगे, सिर्फ एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान, पहला वाला 5 ईयर प्लान कब था, 1951 से 1956, ये 5 साल तक के था वो।
द हाईएस्ट प्रायोरिटी, और आप पढ़ोगे ना तो जितने भी 5 ईयर प्लान्स है ना, सब में सब घुमा फिरा के एक जैसी ही बात की है, तो ये आपको रीड करना है, सिंपल एकदम। वॉज अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब हम पे बहुत ज़्यादा कर्ज था और हमारी कंट्री एग्रेरियन थी, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जोर क्या था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमें बढ़ाना है, ठीक है। नियरली 1/3 और 31% ऑफ द टोटल प्लान फंड्स वर अलोकेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे कि उस टाइम पे जितना भी पैसा अलोकेट होने वाला था उसका 31% एग्रीकल्चर में ही जाने वाला था। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स वर टेकन अप, इरिगेशनल फैसिलिटीज़ एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स वर इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। ये सारी बातें की गई थी। बाद में सेकेंड प्लान कब हुआ था, 56 से 61, उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की भी बात की गई और ओनली 20% ऑफ द प्लान एलोकेशंस वर डिवेटेड टू एग्रीकल्चर। पहले कितना था, 31 था, अब इसमें कितना हो गया, 20%। स्टिल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन एक्सीडेड द टारगेट ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। जो हमारा टारगेट था उससे ज़्यादा हमने कल्टीवेट किया, ठीक है। उसके बाद में थर्ड प्लान कब आया, 61 से 66। द प्रायोरिटीज़ वर ऑन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, मीटिंग द रॉ मटेरियल नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। हम चाहते थे कि हम स्वावलंबी बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, सेल्फ रिलायंट बने और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम आया था, जिसे कि हमने कहा था हरित क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड ऑन अ स्मॉल स्केल बट दिस प्लान फेल्ड। क्यों फेल हो गया, क्योंकि चाइनीज़ एग्रेशन हुआ 1962 में। 1965 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग छिड़ गया, इंडो पाक वॉर हुआ एंड सीवियर एंड प्रोलॉन्ग ड्राउट 65-66 के पीरियड में ड्राउट हो गया, तो ये प्लान थोड़ा फेल हो गया। उसके बाद में 5 ईयर प्लान्स की जगह हमने लाया 3 ईयर्स का प्लान लाया, 66 से 69, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रिकॉर्ड 6 to 9% का ग्रोथ हुआ उसमें इस टाइम में, ठीक है। तो ये डिटेल में पढ़ना है आपको। बाद में फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से हुआ, 69 to 74। याद रखना है 61 to 66, फिर उसके बाद में 3 ईयर्स, उसके बाद में 3 ईयर्स का प्लान आया, ठीक है। उसके बाद में सिर्फ 3 ईयर्स का आया, फिर उसके बाद में 5 ईयर का प्लान आया, ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर और फोर्थ 5 ईयर के बीच में 3 ईयर्स का प्लान था, ओके। 5% एनुअल ग्रोथ का हमारा टारगेट था। इसमें सीड्स, फर्टिलाइजर, न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू एक्सपेंड एरिया ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ वीट इंक्रीज शार्पली, वीट का प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन राइस, ऑयलसीड, कोर्स वर नॉमिनल रिजल्टिंग इन ओनली 3% एनुअल ग्रोथ अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 5%, ठीक है। 74 से 79 में फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया, ये भी सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहा था। स्ट्रेस वॉज लेड ऑन एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन, एक्सपांसन इन कल्टिवेशन, ठीक है। सारे प्लान्स वही बात करते घुमा फिरा के। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 80 to 85, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड इम्प्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एज वेल एज मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़, ठीक है। ऐसी सारी बात हुई। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब हार्वेस्टिंग के बाद में फूड प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि दाल मिल, ऑयल मिल, ये सारी चीज़ें को डेवलपमेंट के लिए बूस्ट किया। 85 से 90 में 7th प्लान आया, ठीक है। ये सारे प्लान्स आपको पढ़ने एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, रीडिंग के ही है, इसमें कुछ भी ऐसा समझाने लायक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इन फाइनेंशियल ईयर 2008 द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना विद एन आउटले ऑफ 25,000 करोड़ टू एनकरेज स्टेट्स टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज। द प्रोग्राम enables adoptions of national priority as sub scheme, thereby providing flexibility in the project selection and implementation of state government. Various sub schemes are Green Revolution in Eastern Region, combining development of 60,000 pulses villages in rain-fed areas, encouraging the use of palm oil, initiative on vegetable clusters,
न्यूट्री सीरियल्स, नेशनल मिशंस फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स, एक्सेलरेटेड फॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेफ्रॉन मिशन। फिर उसके बाद में 12th 5-year प्लान आया। ओके, तो ये आपको एक बार रीड करना है अच्छे से। कुछ भी डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप करना है, सिंपल है एकदम।